स्वागत करता हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने ये देखा था, रेजिस्टेंस देखा था और ये भी देखा था कि जो रेजिस्टेंस का स्लोप है, मतलब जो ओम लॉ का जो स्लोप है, ग्राफ का जो स्लोप था ये मैंने देखा था। इसका जो स्लोप था ये रेजिस्टेंस देता था और ये भी बताया था जैसे आप थीटा इंक्रीज करोगे तो स्लोप बढ़ता जाएगा, ये भी प्रूव हुआ है। ठीक है, आज हम लोग ये देखते हैं कि क्या फैक्टर है, व्हाट आर फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। तो व्हाट आर द फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके रेजिस्टेंस हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है द रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द, पहला तो फैक्टर है द फैक्टर आर द फैक्टर, पहला फैक्टर है द फैक्टर आर, पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वायर भी बोल सकते हो कंडक्टर भी बोल सकते हो। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड रहेगा लेंथ ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक, इसको L से लिखेंगे हम लोग और इसको A से। थर्ड क्या है, टेम्परेचर ऑफ द, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक, तीन है लेंथ ऑफ द, और तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल। चौथा, सॉरी, चौथा कौन सा है, नेचर ऑफ द, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक, कौन सा नेचर, कौन सा मटेरियल आप यूज करो, सिल्वर है या गोल्ड है या एल्युमिनियम है। ठीक है, सबका अलग अलग रहेगा। मैंने ये देखा व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो हम लोग पहले केस को उठाते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर को। ठीक है, लेंथ पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैं बता दूं, लेंथ पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो द लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना किसी भी तार की लंबाई होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस आर होता है ना, द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर is directly proportional, is directly proportional to the length of the conductor। सिंपल समझ में आया, जितना ज्यादा पतला तार होगा, जितना ज्यादा लंबा तार होगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितना लंबा तार होगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जब लंबा तार होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा ना। देखो ये ऐसे होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तार लंबा तो रेजिस्टेंस, लंबाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। मतलब कह सकते हो, जब मैथमेटिकली ये कह सकते हो, मैथमेटिकली आप ये कह सकते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इस इक्वेशन को 1 बोल सकते हो, इस इक्वेशन को आप 1 बोल सकते हो। देखो होता इसलिए है, अगर आप केस 1 लो, पतला तार लो, केस 1 लिया और पतला तार लिया, ये पतला तार लंबाई ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये लंबाई इसकी ज्यादा है। अब मानो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ, चलना शुरू किया, और ये हमारे घर में क्या लगी है,
कुछ भी मान लो टीवी लगी है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास इतना स्पेस नहीं है कि थोड़ा एडजस्ट होके चले ना, मेरी बात समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना स्पेस नहीं है कि अब टकराए ना, क्योंकि पतला तार है तो स्पेस कम है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन हो रहा है तो उनके फ्लो में रुकावट आ रही है, और फ्लो में रुकावट क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जा रहे होंगे ना तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्पेस कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, कोलिजन होने लगता है एक दूसरे से। इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, कोलिजन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन एकर होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन एकर होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, तार हीट हो जाता है ना, और रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि कोलिजन जब होगा, इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होगा तो उनके चलने में रुकावट आएगी, और चलने में अगर इलेक्ट्रॉन की रुकावट है, समझो करंट के उसमें रुकावट आई, तो करंट की रुकावट में क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। मेरी बात यार समझ रहे हो, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, इसी के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है। अब एक चीज नोटिस कर सकते हो, जितना पतला तार है, जितना पतला तार है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब जितना लंबाई है उतना, क्योंकि जब लंबाई ज्यादा होगी तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, जिसके कारण इतनी जगह नहीं रहेगी कि हर इलेक्ट्रॉन अपने डायरेक्शन से सही से चलता रहे, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा। अब एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ से एक चीज फील करने में समझ में आया, ऊपर से मिटा सकता हूँ। एक चीज ऊपर से ये समझ में आई, मतलब इससे हमको एक चीज ये समझ में आई कि रेजिस्टेंस इज directly proportional to the degree of collision of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये यहां से पता कर लिया। अब मुझे ये तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस क्या है, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये हमारा बढ़ेगा तो ये ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ये तो हमको पता चल गई, ठीक है। तो ये भी पता चल गया, अगर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन डिग्री मतलब क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे फैक्टर पे बात करते हैं, सुनते रहिएगा बिल्कुल, यहां तक समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन के पास पतला तार होगा, लंबाई ज्यादा होगी, पतला तार, एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, जिसके कारण करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि इतनी स्पेस उसके पास है नहीं। अब क्या है, दूसरा एरिया ऑफ द वायर ना, एरिया ऑफ द, सेकंड फैक्टर क्या था, सेकंड फैक्टर ये था, देखो एक इक्वेशन इसकी मान लो आर, ठीक। अब दूसरा क्या था, एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर ए। देखिए इससे क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब तार का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या, ये ना, ये चीज क्या होगा, ये चीज देखिए, ये क्या होगा, जितना मोटा होगा, मतलब एरिया ये तो हुआ तार की एरिया, ये तो ही क्रॉस सेक्शन, तो ये जितना ज्यादा मोटा होगा, मानो ये केस है, ये सेकंड केस है, केस क्या है, ये सेकंड है, और ये हमारी टीवी से अटैच है, ठीक, और ये हमारा स्विच है यहाँ पे। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ठीक है, एरिया ज्यादा होने के कारण सबका रास्ता फिट है कि नहीं बताओ, मतलब इतनी तो स्पेस है कि हर इलेक्ट्रॉन अपने अपनी डायरेक्शन में जा सकता है कि नहीं, अपने अपने पाथ में चल सकता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम होगा कि नहीं बताओ, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम होगा मोटे तार में कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, डायरेक्टली उसमें अभी पढ़ाया। तो इसके समझ में, जितना ज्यादा तार तो कोलिजन कम हो, जितना मोटा तार उतना कोलिजन कम, जितना मोटा तार उतना कोलिजन कम, अगर कोलिजन कम तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, मतलब कहने का बात यह है कि जितना मोटा तार होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों अभी बढ़ाया, क्यों मोटे तार में सबका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन से डिफिनेट हो गया, कोलिजन कम होगा, अगर कोलिजन कम तो रेजिस्टेंस कम, मोटा तार तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब रेजिस्टेंस
एरिया के क्रॉस सेक्शन के एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस हमारा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली डिपेंड करता है। इसको अगर हम ऊपर ले जाए, यहाँ पे 1 है तो क्या आ जाएगा, a की पावर -1 हो जाएगी। इसको इनवर्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये बताओ। इस इक्वेशन को आप सेकंड मान सकते हैं। यार मेरे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये दुश्मनी का रिश्ता हो गया। जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम हो जाएगा। जितना कम इसको करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यार एरिया कम करने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने से रास्ता पतला हो जाएगा, जिसके कारण कोलिजन बहुत ज्यादा होने लगेगा। ये समझ में आया? तो पहली क्वेश्चन ये हो गई। समझ में आया कि नहीं यार? बहुत अच्छी समझाने की कोशिश किया हूं मैं, ठीक है। अब करोगे क्या, जिसके कारण तार हीट हो जाएगा, ठीक, मतलब सॉरी, इसमें तार कम हीट होगा, उसमें वाले में तार ज्यादा हीट होगा। अब मैं देखो मिटा रहा हूँ, ठीक। इसीलिए हमको मार्केट से मोटा तार लेना चाहिए, पतला तार नहीं लेना चाहिए अगर आपको हाई अप्लायंसेस यूज करना है। अब देखो करना क्या है, इसको देखो, देखो ये हमने पता कर लिया दोनों क्वेश्चन से, पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन। ये आई कि नहीं आई? ये आई कि नहीं? अगर हम कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं कंबाइन कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? इसको ये लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो L बाई ए, L बाई ए लिख सकते हो। एल यहाँ पर क्या लेंथ है, ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब क्या करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, रो आएगा। क्या आएगा, रो आएगा, और L बाई ए आ जाएगा। ओके, ये समझ में आया कि नहीं यार? ये भी आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया रेजिस्टेंस का। अगर आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है, तो आपका रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहां तक आपको समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन करके डायरेक्टली क्वेश्चन साइन हटाए तो रो है। रो क्या कहलाता है? रो हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी। रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर बोलेंगे। एल यहां पे भी पढ़ाया, एल क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ द वायर। क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ द वायर। और क्या कहलाएगा? ए क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये समझ में आया कि नहीं यार? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द, ये समझ में आया कि नहीं यार? सिंपल यूज किया हूं, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है। अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला नंबर का होता है, देखो पहला Q इक्वल टू नहीं था, दूसरा इक्वल टू QIT था, तीसरा V इक्वल टू W बाई Q था, चौथा फॉर्मूला V इक्वल टू IR था, पांचवा फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा इस चैप्टर का कौन सा फॉर्मूला है? पांचवा फॉर्मूला है, R इक्वल टू रो L बाई ए। R इक्वल टू क्या है? L बाई ए है, R इक्वल टू रो L बाई ए है। अब मैं देखो ये तो समझ में, ये रो क्या रेजिस्टिविटी है। अब देखो जरा इसी को मैं समझा रहा हूं कि आगे दो समझा दिया, तीसरा है टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैसा डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द मटेरियल। तो देखो क्या है, इसको मैं समझा दूंगा कि रेजिस्टिविटी की बात चल गई, रेजिस्टिविटी को समझा लूंगा, टेंशन ना लो। टेम्परेचर के बारे में बताएंगे, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। लेकिन अब इसको लेके चलते हैं, रो आ गया तो इसको खत्म करें। ये समझ में आया कि नहीं है? ये समझ में आया कि नहीं है? सिंपल, यहां से रो हमारी रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर होती है, एल हमारा लेंथ ऑफ द वायर। इस फॉर्मूला के बारे में बता दिया। ये आया कहां से? यहीं से आया, कंबाइन करके, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब देखो क्या हो गया, हुआ क्या कि रो है क्या, रो ये बोल सकते हो रेजिस्टिविटी। होता है क्या है, अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो उसको बोल दो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन अ वायर पर मीटर।
पर मीटर कितना वायर में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जैसे मेरे पास मार्कर है, इसमें बोले कि भैया, ऐसे समझाता हूं। अच्छा, ये हमारे पास वायर है, ये हमारे पास क्या है, वायर है, ये हमारे पास क्या है, वायर है। मैं दुकान पे गया कि भैया इसमें रेजिस्टेंस कितना है, तो उसने कहा 2 ओम है। मैं एग्जांपल तौर पे ले रहा हूं। इसने कहा, दुकानदार ने कहा, भैया शॉपकीपर ने कहा, भैया देखो मैं हिंदी लिखता हूँ क्योंकि इंग्लिश हमारी वीक है, ठीक है। दुकानदार ने ये कहा, दुकानदार ने क्या ये कहा, मैंने कहा भाई इसमें रेजिस्टेंस कितना है, तो दुकानदार ने कहा भैया इसमें रेजिस्टेंस 3 ओम का है। तो मैंने कहा अरे भैया 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसने कहा हाँ भैया 3 ओम का है। तो देखो दुकानदार ने कहा 3 ओम का है, हमने कहा 3 ओम, दुकानदार ने कहा 3 ओम का है। तो देखो ये वो रेजिस्टेंस बता रहा है। अगर मैं बोलूं उससे भैया रेजिस्टिविटी कितनी है, तो दुकानदार समझ जाएगा कि ये बंदा क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पर मीटर बोल रहा है। कि मैं उससे क्या बोला कि दुकान भैया जी मुझे रेजिस्टेंस पर मीटर बताओ। अगर मैं रेजिस्टेंस पर मीटर बोल रहा हूं तो समझ जाएगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यही होता है, टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस पर मीटर इन द वायर। पर मीटर कितना वायर में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। मानो बोला कि 1 मीटर चला, 1 मीटर चला, इसमें रेजिस्टेंस कितना है। फिर आगे 1 मीटर चला, रेजिस्टेंस इसमें कितना है। ये आगे चला, फिर इसमें रेजिस्टेंस कितना है। ये आगे चला, इसमें रेजिस्टेंस। टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द वायर पर मीटर। समझ में आया। सिंपल कोई मोहल्ले में पूछेगा बता लोगे। टोटल क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस इन द वायर पर मीटर कितनी किसी भी वायर में रेजिस्टेंस है, पर मीटर में बोल रहा हूं। समझ में आया। मिटा दे इसको, ये समझा कि नहीं यार। तो कोई भी तुमसे पूछेगा मोहल्ले में, आप बता सकते हो। तो ये केस ऐसे मैं समझाया। मानो पर मीटर ये इतना हुआ, इसमें हुआ, इसमें 2 ओम यहाँ था, इसमें 3 ओम यहाँ पड़ गया, यहाँ पे 4 ओम पड़ गया, यहाँ पे 1 ओम पड़ गया। तो पर मीटर में बोल रहा हूं। अब क्या हुआ, मैं क्या, कोई पूछेगा रेजिस्टिविटी क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल अमाउंट बोल सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फंस गया, बोला मेरी इंग्लिश वीक है यार। टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन अ वायर, प्रेजेंट इन अ वायर पर मीटर। पर मीटर किसी भी वायर में कितना रेजिस्टेंस मौजूद है। ये देखो, टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी वायर में प्रेजेंट कितना है पर मीटर। ये देखो, ये समझ में आया, टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन अ वायर पर मीटर। ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, टोटल अमाउंट पता चला। तो इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, मैं बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई प्लीज। इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by rho, it is denoted by, it is denoted by rho। इसको रो से लिखते हैं, it is denoted by rho, it is denoted by rho। SI यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है, देखो रेजिस्टेंस प्रेजेंट पर मीटर, तो ओम मीटर ना, डेफिनेशन से SI यूनिट निकाल सकते हो, ओम मीटर, रेजिस्टेंस प्रेजेंट पर मीटर, पर मीटर। अब क्या है, ये समझा कि नहीं यार। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, प्रूव करता हूं ओम मीटर कैसे आया। मैं मिटा दूं इसको यार, मैं पूरी समझाने की कोशिश किया। टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन अ वायर पर मीटर, पर मीटर किसी भी तार में कितना रेजिस्टेंस है इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। टोटल क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस पर मीटर, अभी पूरा समझाया। ठीक है, अब मैं मिटाने की कोशिश करूं। ठीक है, यहां से समझाया। अच्छा यार, थोड़ा एक चीज नोटिस करो, वो छूट गया है, रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में। सॉरी इसके लिए, मेरे को अभी याद आया। ठीक है, अब करेंगे क्या, एसआई यूनिट क्या अभी सीखा, एसआई यूनिट ओम मीटर, एसआई यूनिट क्या ओम मीटर। इसको देखो कैसे प्रूव कैसे करेंगे हम लोग।
प्रूफ कैसे करेंगे देखो, आर इज टू क्या, यूजिंग फॉर्मूला, आर इज टू क्या होता है, रो एल बाई होता है, रो एल बाई होता है। तो मुझे रजिस्टिविटी की यूनिट चाहिए, तो बाकी को सब उधर शिफ्ट कर देंगे, तो आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा इक्वल टू रो। मैं अब यहां पे कर रहा हूं, अब यूनिट सबकी रख दो क्योंकि मुझे यूनिट में चाहिए, तो यूनिट सबको दे दो। आर की ओम, आर की ओम, ओम को ऐसे लिखते हैं, ओम को ओम भी लिख सकते हो, ठीक है, ओम ये भी लिख सकते हो, और हिंदी वाले ये भी लिख सकते हो, ठीक। ओम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वो मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। असाइन प्रूफ होके आ गई कि नहीं आ गई, असाइनमेंट प्रूफ होके आ गई, बताओ, प्रूफ होके असाइनमेंट आई, ठीक है, असाइनमेंट हमारे पास प्रूफ होके आ गई, असाइनमेंट हमारे पास प्रूफ होके आ गई। अब हम लोग करेंगे क्या, आगे देखेंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया। हम लोग आगे देखते हैं, मिटा दे इसको, रेजिस्टिविटी पता चला, टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन आवर पर मीटर, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। देखो, अब ये बोल सकते हो कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, एंड ऑन व्हाट फैक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टिविटी इज डिपेंड। तो कोई नो एनी फैक्टर, क्या आंसर लिखोगे, नो एनी फैक्टर, नो एनी फैक्टर, ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं है, नो एनी फैक्टर, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है इन विच, रेजिस्टिविटी को मैं रो से लिखता हूं, इज डिपेंड, कोई ऐसे फैक्टर नहीं है। तार का एरिया चाहे दुगना कर दो, चाहे एरिया को 4 गुना कर दो, चाहे तार को खींच डालो, चाहे तार को जला डालो, चाहे तार को काट डालो, रेजिस्टिविटी रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी रिमेन ओके, रेजिस्टिविटी रिमेन कांस्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैं समझा दिया पूरा, ये मैंने पूरी आपको समझाने की कोशिश, रेजिस्टिविटी की कहानी खत्म, आपके बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, बस इतना ही है। रेजिस्टिविटी कभी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ओके, वो आपकी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। अब क्या है, अब क्या है कि हाँ, रेजिस्टेंस को हम 2 तरीके लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन 2 वेज, 2 तरीके लगा सकते हो। पहला कैसे लगा सकते हो, सीरीज में, सीरीज में, और दूसरा कैसे लगा सकते हो, पैरेलल में, सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे देखोगे, मैं सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तार को 2 ही तरीके से आप अपने सिस्टम में लगा सकते हो, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है कि रेजिस्टेंस को एक ही तार में, देखो रेजिस्टेंस का डिनोटेशन अगर तार में अप्लाई करना है तो ऐसे करोगे, ठीक है, ये, और यूनिट को ऐसे ना, अगर तार में लगाना है तो आप रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाओगे, ओके। तो करेंगे क्या, जितना ज्यादा वो रहेगा, मतलब हाँ ये बोला था
रेजिस्टेंस को आप क्या करोगे, अगर सीरीज में लगाना है तो एक ही तार में लगा दो। पहली पहचान तो ये है, सीरीज की सबसे बड़ी पहचान क्या है, एक ही तार में लगा दो। एक ही तार में लगे हुए रेजिस्टेंस को, लगे हुए रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। दूसरी पहचान ये है, तार को पकड़ो और सीधा कर ले जाओ। तार को पकड़ो, तार को पकड़ो और सीधा कर ले जाओ। अगर आपका तार सीधा हो गया, अगर आपका तार सीधा हो गया, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपका तार सीधा नहीं हुआ भाई, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और लेकिन सबसे बड़ी एक है, एक ही तार में लगे हुए रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और तार को पकड़ो और सीधा कर ले जाओ। एक तो ये हो गई एक तरीके लेमन लैंग्वेज वाली, समझ, आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन जब फिजिक्स के नजरिए से मैं अभी आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसा मैं ऐसे समझा दिया हूँ, बिल्कुल करेंगे क्या, इसको मिटा दें, ये तो एक पहचान हो गई। लेकिन अभी आपको फिजिक्स के नजरिए से कौन सी पहचान है वो याद रखना है, ठीक है, मिटाएं इसको। देखो करना ये है, आपको करना ये है कि मानो एक सीरीज कॉम्बिनेशन क्रिएट किया मैंने, R1 अप्लाई कर दिया, R2 अप्लाई कर दिया, R3 अप्लाई कर दिया। अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है बताओ, सीरीज में क्या होता है बताओ, सीरीज में आपका करंट सेम रहता है। तो लिखो इन सीरीज, ये आपकी फिजिक्स लैंग्वेज, लेकिन मैंने पहचान वो बताई थी, एक ही तार में देखो लगे तार, सारे रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस आपके एक ही तार में लगे तो वो सीरीज हो गया। और दूसरी क्या, तार को पकड़ो सीधा कर लेना। देखो ये पकड़ा सटे से, यहां से दो एंड है, पकड़ा और सटे से सीधा कर दिया, तो ये भी सीरीज हो गया। लेकिन आपको अगर फिजिक्स के नजरिए से समझाना कि सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट को किससे लिखते हैं, आई से ना, आई स्मॉल आई भी लिखा जाता है कई बुकों में, कई बुकों में कैपिटल आई भी लिखा जाता है। इस सीरीज में करंट आई को, आई कांस्टेंट रहता है, आई कांस्टेंट रहेगा या फिर सेम रहेगा, या फिर समान बोल सकते हो, या फिर सेम रहेगा, ओके, या फिर सेम रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, लेकिन सेकंड क्या है, यहां से लिखता हूं, सेकंड क्या है, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। वोल्टेज, वोल्टेज को क्या वी बोलते थे, वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, वोल्टेज हमारा डिफरेंट रहेगा, चेंज रहेगा, देखो डिफरेंट रहेगा, चेंज वेरी करेगा। हमारा सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, वेरी करेगा। अगर मानो इसमें क्या रहेगा V1 तो इसमें V2, इसमें अगर हमारा इसमें V1 फ्लो कर रहा है तो इसमें V2 फ्लो करेगा और इसमें V3 होगा, वोल्टेज की बात हो गई। लेकिन आई हमारा सेम रहेगा, आई हमारा सेम, इसमें अगर भी आई तो इसमें भी आई तो इसमें भी आई। ये हमारा हो गया सीरीज की पहचान। दूसरी पहचान, एक ही तार में सीरीज, एक ही तार में रजिस्टर लगे हो सीरीज, तार को पकड़ो सीधा कर ले जाओ तो हमारा सीरीज। अगर कोई आदमी आपसे मोहल्ले में पूछ रहा है अच्छे से तो उसको बता दो अरे भैया सीरीज में करंट सेम रहता है हर रजिस्टर में, इसमें भी आई इसमें भी आई, लेकिन वोल्टेज हमारा डिफर रहता है, ओके। अब हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा मिटाता हूं इसको, और मिटा दे इसको जरा, नीचे वाले को अच्छा ऊपर को मिटा दे रहे, ये मिटा दे रहे, ठीक, यहाँ तो आ रहा होगा बोर्ड में, यहाँ तो कैमरा में आ रहा होगा ना। अब करेंगे क्या कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द कनेक्शन, कनेक्शन में हमारे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो RT इक्वल टू क्या लिखोगे, R1 R2 प्लस R3, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3।
अब देखो ये आया कहां से, सिंपल जोड़ दो, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, तो 8 4 12, 3 15 ओम हो गया। सिंपल जोड़ दो यार, मानो 2 है, ये 3 है, ये 6 है, तो 6 2 8 3 11 हो गया, 11 ओम हो गया, टोटल हो गया। अब मैं इसकी प्रूविंग करा रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसकी प्रूविंग करा रहा हूं, ठीक है। इसकी प्रूविंग कैसी रहेगी, देखो प्रूव करने के लिए, ये आया कहां से, प्रूव करने के लिए, ये प्लीज मेरी बात ध्यान रखना, एग्जाम के हॉल में भी मेरी बात ध्यान रखना कि भैया ने बताया था कि प्रूव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए प्रूव करने के लिए जो चीज चेंज होती है, जो क्वांटिटी वेरी करती है, ये वेरी है डिफर, यार वेरी क्या लिखो, क्वांटिटी वेरी करती है, उसकी हेल्प लेंगे, उसकी हेल्प लेंगे, उसकी क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। तो देखो मेरा डायग्राम कुछ ये था, ये डायग्राम था, R1 ये था, R2 ये था, R3 ये था, V1 इसमें फ्लो कर रहा था, V2 इसमें फ्लो कर रहा था, V3 इसमें फ्लो कर रहा था, I इसमें भी रहेगा, I उसमें भी रहेगा, I इसमें भी रहेगा, I कांस्टेंट रहता है सीरीज में, चेंज क्या रहता है, वोल्टेज चेंज रहता है। ओके, मैंने क्या लिखा, प्रूफ करने के लिए जो क्वांटिटी वेरी कर रही है उसकी हेल्प लेंगे। तो कौन सी चीज चेंज हो रही है, V1 V2 V3 चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो V टोटल कितना आ जाएगा, V टोटल कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस का V3 हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको ये प्रूव करके लाना है, यूजिंग क्या करोगे, यूजिंग ओम लॉ, आप ओम का लॉ यूज करेंगे, यूजिंग ओम लॉ। तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRT हो जाएगा, IRT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और V1 में कितना फ्लो करेगा, V1 में कितना फ्लो करेगा, IR1, I कांस्टेंट है ना, I सेम रखना, तो I को आप I ही रखोगे, IR1 हो जाएगा। इन रजिस्टर 2 में, इन रजिस्टर 2 में V2 कितना होगा, IR2 होगा, तो IR2 लिख दिया। कह सकते हैं भैया आप I, अरे यार I कांस्टेंट है सीरीज में, I के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करोगे। V3 कितना हो जाएगा थर्ड में, IR3 हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से I कॉमन लेंगे, I आप यहां से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, I आप कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला I और ये वाला I कैंसिल आउट हो जाए, क्या आया, RT इक्वल टू प्रूव क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये समझ में आया कि नहीं है, ये समझ में आया कि नहीं है, बताओ। RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूव क्या आ गया कि नहीं आ गया। तो यही तो फॉर्मूला था, टोटल रेजिस्टेंस क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। एग्जाम में कैसे भी आए, 4 ओम 2 ओम 5 ओम, तो सिंपल आप जोड़ दो, I तुम्हारा सेम रहेगा, V आप सबका अलग निकालोगे, IR1 IR2, और इसमें तुमको V निकालना, तो I जितना दिया क्वेश्चन में R1 कर दो, समझ आया। अब करेंगे क्या, मिटा दे इसको जरा, समझ में आया। टाइम भी देखना है मेरे को, तब तक आप नोट कर लो। ओके, टाइम बहुत तेज चल रहा है, टाइम बहुत तेज चल रहा है, रुको ये मिटा दे, ये मिटा दे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मिटा दे, अब मिटा दिया, अब क्या करूंगा, तो वीडियो को आपको पीछे ले जाना पड़ेगा। अब देखो, अब क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज को आप दूसरा क्या बोलते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस को और किस तरीके से लगा सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये भी खत्म करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अभी एक बचा टेम्परेचर वाला, अब समझ भी सकते हो, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, जितना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। टाइम नहीं है, कल बता देंगे, नो टेंशन, लेकिन सिंपल सुनो, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपके कमरे का टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मियों में रेजिस्टेंस कितना ज्यादा हो जाता है, सोचो तार कितनी ज्यादा हीट हो जाता है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये है,
ये हो गया, तार चेंज हो जाएगा, तार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। R1 इसमें हो जाएगा, R2 इसमें हो जाएगा, R3 इसमें हो जाएगा। मैंने बोला था कि आपका तार सीधा नहीं होना चाहिए पैरेलल के, सीरीज में तार सीधा होगा। अब दो इवेंट पकड़ो, ऐसे तार सीधा कर पाओगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे, तो कुछ जुड़ा है यहाँ पे, बॉन्डिंग है। तार पर सीधा नहीं हुआ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है बताओ, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/RT इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैट डैट, जितने भी एग्जाम में आ जाए। समझ में आया? ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रूविंग आपको हम कर बताएंगे, सिंपल है। इसमें देखो आप घर पे कर सकते हो प्रूविंग। इसमें आपका आई चेंज होता है, इसमें आपका I1 फ्लो करेगा, इसमें आपका I2 फ्लो करेगा, इसमें आपका I3 फ्लो करेगा। V इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा। मैंने अभी बताया, प्रूव करने के लिए जो चीज चेंज हो रही है उसका आप लोगे, तो I2 कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, कांस्टेंट क्या रहता है, तो ओम्स लॉ लगाओगे, क्या आ जाएगा, V बाई RT हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 हो जाएगा। बताओ, V कांस्टेंट है, यहां से I क्यूब निकाल दिया ओम लॉ लगा के। ओम लॉ क्या था, V इक्वल टू IR था, तो I क्यूब क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। अब आपसे V यहाँ V बाई RT हो जाएगा, V कॉमन ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V भी कट गया, आ गया प्रूव में कि नहीं, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लो, बातों बातों में ये भी प्रूव कर दिया। ठीक है, अब कल फिर से बता दूंगा, ऐसा नहीं हमने बता दिया इसलिए क्योंकि आप लोग घर पे पढ़ाई करेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। आप लोगों से मेरी यही निवेदन है, मेरा यही अनुरोध है, आप लोग प्लीज अपने घर वालों की तरफ देखें, उनकी मेहनत को आप अंजाम दें। ठीक है, और बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।